हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपने अब तक जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जितने भी क्लासेस ली हैं, यदि आपने सारी क्लासेस देखी होगी, सारी अटेम्प्ट की होगी, तो आपके जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट आप यूपी टेट सीडीपी का लगा रहे होंगे तो आपके जो है 20+ ही आ रहे होंगे। ठीक है, अब जो है अब यदि आपने सारी क्लासेस देखी होगी तब तो 20+ आ रहे होंगे। अगर यदि आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए है रुचि, बी है व्यक्तित्व, सी है बुद्धि, डी है अवधान। तो किससे संबंधित है आधार आयु? किससे संबंधित है, किसके मापन से? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, बुद्धि। किसके मापन से संबंधित है आधार आयु? तो वो बुद्धि से। ठीक है, आधार आयु क्या होता है? आधार आयु या आधार वर्ष क्या होता है? तो जिस उच्चतम स्तर तक बच्चा जिस उच्चतम स्तर तक बच्चा सभी प्रश्नों को हल कर लेता है, उसे आधार आयु या आधार वर्ष कहते हैं। जिस उच्चतम आयु स्तर तक, यहाँ आयु स्तर होगा। ठीक है, जिस उच्चतम आयु स्तर तक के सभी प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता है तो उसे आधार आयु या आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, और एक होता है जिस आयु स्तर के किसी भी प्रश्न को बच्चा हल नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु कहते हैं। टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु कहते हैं। ठीक है, जिस उच्चतम आयु स्तर तक के सभी प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता है तो उसे आधार आयु कहते हैं, और जिस आयु स्तर तक के किसी भी प्रश्न को नहीं हल कर पाता है बच्चा तो उसे टर्मिनल आयु या टर्मिनल वर्ष कहते हैं। ठीक है, और आधार आयु का संप्रत्यय दिया किसने है? तो संप्रत्यय दिया है आधार आयु का वो स्टर्न ने दिया। किसने दिया है? स्टर्न ने दिया। इसको याद रखिएगा आप लोग कि आधार आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है सी, बुद्धि। आंसर यहाँ पे सी है, बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीखने में पलायन आधारित है। ए है सकारात्मक पुनर्बलन पर, बी है नकारात्मक पुनर्बलन, सी है विलंबित पुनर्बलन, डी है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित है, किस पर आधारित है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर। किस पर आधारित है? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है सीखने में पलायन। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जब बच्चा जो है विद्यालय में बच्चे को यदि कठोर दंड दिया जाता है, विद्यालय में यदि बच्चे को कठोर दंड दिया जाता है तो क्या करेगा बच्चा? दंड के भय से क्या करेगा? वो उसके भय से ना तो कभी कभी स्कूल नहीं जाएगा या फिर कभी भी स्कूल नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या होता है? पलायन। कौन सा पलायन? नकारात्मक पुनर्बलन के कारण क्या था? पलायन। ठीक है, पलायन होता है। ठीक है, तो सीखने में ये पलायन किस पर आधारित है? तो वो नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। कथन है। ए है मन का, बी है फ्रॉयड, सी है डब्ल्यू अल्पोर्ट का, डी है डेशिल। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये स्टेटमेंट किसका है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों का क्या है? गतिशील संगठन। ये ध्यान रखिएगा, मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन किसने कहा है? तो वो कहा है सी, डब्ल्यू अल्पोर्ट ने। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, डब्ल्यू अल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों का कैसा संगठन है? तो गतिशील संगठन है। ठीक है, जबकि आइजेंक ने डब्ल्यू अल्पोर्ट की जो है इस स्टेटमेंट की आलोचना की है। आइजेंक ने क्या कहा है? आइजेंक ने कहा है कि ये क्या है? व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के चरित्र स्वभाव, बुद्धि
बुद्धि और शारीरिक गठन का अस्थाई और स्थिर संगठन होता है। अस्थाई, आइजेंक ने कहा कि अस्थाई और स्थिर संगठन होता है। कैसा? स्थिर संगठन होता है, ये कहा आइजेंक ने। जबकि अल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व जो होता है मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है और जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, ये डब्ल्यू अल्पोर्ट ने कहा है। यहाँ पे जो है इन दोनों लोग के जो है स्टेटमेंट में अंतर क्या है, तो ये गतिशील जो है अंतर लाता है। ठीक है, गतिशील संगठन माना है अल्पोर्ट ने, जबकि अस्थाई और स्थिर संगठन कहा है आइजेंक ने। ठीक है, इसलिए जो है आइजेंक इनकी आलोचना करते हैं अल्पोर्ट की कि यदि जो है व्यक्तित्व गतिशील है तो यानी कि वो हर बार क्या परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, गतिशील है तो जितनी बार भी उसका व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा उतनी बार क्या होगा, व्यक्तित्व का मापन जो है जितनी भी बार किया जाएगा वो हमेशा मान क्या होगा, परिवर्तित आएगा। ठीक है, हमेशा मान बदल के आएगा। तो कैसे इसका व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनकी क्या आलोचना की गई है, आइजेंक ने आलोचना की है कि इन्होंने जो है अधूरा जो है स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अधूरा बताया है व्यक्तित्व को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी है डब्ल्यू अल्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अंतर याद रखिएगा कि गतिशील संगठन का है अल्पोर्ट ने और स्थिर और अस्थायी संगठन व्यक्तित्व को माना है आइजेंक ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। ए है अर्थ विज्ञान, बी है व्याकरण, सी है स्वर विज्ञान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, उसे क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ए फ्रीमैन ने, बी है न्यूमैन, सी है वॉटसन, डी है होलजिंगर ने। तो किसने कहा है, ये जो है स्टेटमेंट बहुत बार आया है एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखिएगा। किसने कहा है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा वॉटसन, यहाँ पे सी हो जाएगा वॉटसन। ठीक है, छठवां है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ए है ड्यूई का, बी है गिलफोर्ड का, सी है क्रूज का, डी है रॉस का। तो किसने कहा है, ये चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। संज्ञानात्मक पक्ष में एक कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया है। ठीक है, किसने कहा है, रॉस ने कहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये जितने भी आज मैंने स्टेटमेंट लिए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ए है अच्छा शिक्षक, बी है बालक, सी है शिक्षण प्रक्रिया, डी है बालक। तो यहाँ पे तो 2 बार बालक आ गया ना, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, बी डी दोनों बालक है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही है। ठीक है, बालक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप होता है। ए है सामाजिक आर्थिक, बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी है सामाजिक राजनीतिक, डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप होता है, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, साहचर्य के नियम है। ए है समानता का नियम, बी है वैषम्य का नियम, सी है समीपता का नियम, डी है ये सभी। तो साहचर्य के नियम है तो कौन कौन से होते हैं, ये सभी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। समानता का नियम भी, वैषम्य का नियम भी और समीपता का नियम भी, ये सभी साहचर्य के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अदोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह स्टेटमेंट है। ए है प्लूटो का, बी है अरस्तु, सी है रूसो, डी है रॉस। तो किसने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अदोपांत अध्ययन करना चाहिए, तो ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है रूसो ने। किसने कहा है, रूसो ने कहा है कि बालक जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अदोपांत अध्ययन करना चाहिए। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, रूसो ने कहा है। किसने कहा है, रूसो ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। डी है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें से कौन है जो अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, ना कि बाय, ठीक है, आंतरिक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फादर रॉबर्ट जो है अपने बच्चे को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ये चॉकलेट क्या है, ये बाय पुरस्कार है, ठीक है, बाय प्रेरणा होगी, ठीक है। अगली कक्षा में चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये केवल चॉकलेट पाने के लिए क्या कर रहा है, वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। अगली कक्षा में कक्षोन्नति यानी कि क्या हो जाएगा, जहाँ पे चॉकलेट है, चॉकलेट यहाँ पे बाय प्रेरणा है, ठीक है। तो बच्चा हमेशा क्या सोचेगा कि हमें अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमको चॉकलेट मिलेगा, तो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, जबकि बाह्य रूप से है, ठीक है। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, कहानी की पुस्तकें, यहाँ पे भी क्या है, बाय प्रेरणा है, ठीक है, बाय है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं, तो ये इसमें भी बाय प्रेरणा है। जबकि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चा क्या होगा, आंतरिक रूप से प्रोत्साहित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक रूप से प्रेरणा इसमें दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ए है अधिगम का श्रेणी क्रम, बी है अधिगम के सिद्धांत से, सी अधिगम का मूल्यांकन, डी है अधिगम का प्रबंधन। तो किससे संबंधित है गैने? तो किससे है, मैंने बताया है आपको किससे संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत से। किससे संबंधित है, अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत या फिर अधिगम के सोपान दिए हैं, ठीक है, किसने, गैने ने दिए। कितने सोपान दिए, तो 8। कितने स्तर पता है इन्होंने, अधिगम के 8 स्तर दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, देख लेते हैं 8 स्तर कौन कौन से हैं वो। पहला है उनका संकेत अधिगम या सांकेतिक कह लें, सांकेतिक अधिगम। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शब्द साहचर्य अधिगम। पांचवा है विभेदीकरण। छठवां है संप्रत्यय अधिगम। और सातवां है नियम अधिगम। और आठवां है उनका समस्या समाधान अधिगम है, ठीक है। तो पहला है सांकेतिक अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शब्द साहचर्य अधिगम, पांचवा विभेदीकरण अधिगम और छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम, आठवां संबंध समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो ये है किसके है, गैने ने अधिगम के 8 स्तर दिए हैं, ठीक है, अधिगम के 8 स्तर दिए हैं गैने ने, तो उनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्तर पूछता है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है, ठीक है, गैने ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि लब्धि का संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि लब्धि के संबंध में यहाँ पे क्या सत्य है। ए है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बी है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित, डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो बुद्धि लब्धि का इसमें से संबंध कौन सा सही है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, IQ बराबर
IQ बराबर MA/CA इंटू 100 होता है ना, MA/CA इंटू 100 होता है। यहाँ पे CA क्या है, यानी कि वास्तविक आयु यानी कि ये कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। यहाँ पे CA क्या है, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। ये CA क्या है, कालानुक्रमिक आयु। तो यहाँ पे IQ से क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो क्या है ये IQ, क्या ये जो आपका कालानुक्रमिक है, यानी कि CA जो है इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। IQ की क्या है, IQ/1/CA जो है ये इसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो IQ प्रोपोर्शनल CA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धि लब्धि किससे, C हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी होता है, ठीक है। कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमी। जबकि MA से क्या होता है, MA से जो है इक्वल होता है, MA के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं। ए है पामर ग्रास्प अवस्था, बी है रूटिंग अवस्था, सी है बेबेंस्की अवस्था, डी है मोरो अवस्था। तो क्या कहते हैं, कौन सा रिफ्लेक्स होता है ये, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाई जाती है तो वो अपने हाथों और पैरों से उसे क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मोरो अवस्था कहते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, मोरो अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरो अवस्था कहते हैं। पामर ग्रास्प अवस्था किसे कहते हैं, तो नवजात शिशु के सामने जो है, नवजात शिशु के हथेली पर जब हथेली पे उंगली फेरा जाता है, जब नवजात शिशु के हथेली पे उंगली फेरा जाता है तो वो क्या करता है, आपकी उंगलियों को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पामर ग्रास्प अवस्था कहते हैं, ठीक है। रूटिंग अवस्था क्या कहते हैं, तो नवजात शिशु के फेस पर जो है, उसके चेहरे पर या गाल को जब छुआ जाता है, उंगली जब जो है रखी जाती है तो वो अपने मुंह को क्या करता है, खोलता है, तो इसे रूटिंग अवस्था कहते हैं। बेबेंस्की अवस्था किसे कहते हैं, तो नवजात शिशु के तलवे को सहलाने पर वह अपनी उंगलियों को, अपने तलवे की यानी कि पैर की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ता है या फिर फैलाता है, तो इसे बेबेंस्की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे बेबेंस्की कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी है आपका आंसर, मोरो अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को बताया है। ए है मिथ्या काल, बी है महत्वपूर्ण काल, सी है अनोखा काल, डी है बक्की अवस्था। काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या बताया है, मिथ्या काल किसने कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या काल कहा है किसने, तो ये कहा है आपका रॉस ने। किसने कहा है, रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या काल कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या काल की अवस्था कहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण काल किसने कहा है बाल्यावस्था को, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण काल कहा है, महत्वपूर्ण काल का है। किसने कहा है, ब्लेयर, जेम्स और सिम्पसन ने। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है। किसने कहा है, सिम्पसन ने। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने महत्वपूर्ण काल कहा है बाल्यावस्था को शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है। अनोखा काल किसने कहा, तो कोल और ब्रूस ने कहा है। किसने कहा है, अनोखा काल कोल और ब्रूस ने। यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, अनोखा काल का है कोल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। कोल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। बक्की अवस्था किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉल और ब्रूस ने अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को, ठीक है। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, जबकि शैशवावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, शैशवावस्था को किसने कहा है अनोखा काल, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को अनोखा काल, ठीक है। वैलेंटाइन ने कहा है जब सीखने का अनोखा काल कहा है, ठीक है, वैलेंटाइन ने। जबकि कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, ठीक है। कॉल और ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। रॉस ने मिथ्या काल कहा है बाल्यावस्था को। महत्वपूर्ण काल किसने कहा है, तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कहा है बाल्यावस्था को ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका अनोखा काल ब्लेयर और जोन्स ने कहा है। बक्की अवस्था किसे कहते हैं, तो बक्की अवस्था किसे कहते हैं, बक्की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था को बक्की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को बक्की अवस्था कहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था को बक्की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सी है, अनोखा काल, ठीक है। कॉल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे।
तो वीडियो को आपने यदि नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा सारी वीडियोज़ को, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक कर दीजिएगा आप लोग सेशन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।